Hello friends, again I have the last video for second chapter for 12th class. This is the sixth video, and in this video we will discuss about the dielectric polarization and capacitance of a parallel capacitor when dielectric slab introduced between the plates and some parameters usage of capacitor etc. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके चैप्टर में बच गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किया था और उससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स किए थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। तो आज हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, थोड़ा समझने का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है। देखो, जब मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बताया था, लेक्चर में बताया था कि हमारे पास दो तरीके से सब्सटेंस है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं। मीन्स ये वो सब्सटेंस है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है पर चार्ज फॉलो नहीं करता। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है। बस जो डायरेक्ट्रिक के फेस होते हैं उन पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, या उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। और पोलराइजेशन क्या होता है उसकी बाद में बात करें, पहले डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल ग्लास, वैक्स, वाटर, माइका and stone, plastic, wood, etc. बहुत सारे हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये डायरेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पोलर डायरेक्ट्रिक्स। पोलर डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? Polar dielectrics are the dielectrics in which center of negative charge and center of positive charge will not be coincide. मीन्स दोनों एक जगह नहीं होते, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं पहले, और एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया आपके पास H2O वाटर है, वाटर है आपके पास, या फिर HCl, या फिर NH3, HCl, NH3 एक्सेट्रा। ये आपको पोलर। देखो कैसे होता है। जैसे मान लिया वाटर के मॉलिक्यूल की शेप की बात करूं तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है, दो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो यहां होगा और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट का मानोगे, यहां पे मानोगे, दोनों के बीच में तो मानोगे ना, तो यहां मानोगे। अब नेगेटिव चार्ज यहां पे है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, तो दोनों एक जगह तो नहीं बने ना। मीन्स पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां पे आएगा, नेगेटिव चार्ज सेंटर यहां पे आएगा, तो दोनों एक जगह नहीं बने, कोइंसाइड नहीं हुए। तो ये क्या हुआ? पोलर मॉलिक्यूल। पहले से डाइपोल बना हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट वन इज द डाइपोल। ये तो डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल पहले से ही बना हुआ है। दूसरे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल या डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कोइंसाइड, मींस दोनों की जगह पे है, तो वो नॉन पोलर है। एग्जाम्पल इसकी भी बात करते हैं। CO2, H2, N2, O2 एक्सेट्रा। अब CO2 की देखते हैं। देखो CO2 कैसे होता है। ये C है, एक ऑक्सीजन इधर होगी, एक ऑक्सीजन इधर होगी। तो C पे पॉजिटिव चार्ज मिला, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव। इनका भी सेंटर अगर आप लोगे तो यहीं भी आ जाएगा, यहीं नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों का सेंटर भी यहीं पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड हो गए,
ये पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर बन गया, तो दोनों कोइंसाइड हो गए, तो क्या बन गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर जिसमें दोनों कोइंसाइड नहीं है, नॉन पोलर जिसमें दोनों कोइंसाइड है। उसके बाद में बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है? चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करोगे तो उस पे वो एक डाइपोल मूवमेंट शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये प्रॉपर्टी क्या है पोलराइजेशन की। और अगर मेजर पोलराइजेशन की बात करूं कितना होता है, तो दैट वन इज द डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, दैट वन इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, पीछे डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करें, देखो हमारे पास एक तो है पोलर मॉलिक्यूल, हमारे पास एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डायरेक्ट कहते हैं। अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हमने पोलर मॉलिक्यूल को प्लेस कर दिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो देखो पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, ये हो मीन्स देखो डाइपोल तो पहले से ही बने हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पर इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है तो इसका इधर, इसका इधर है तो इसका इधर है, इसका ऐसे है तो इसका ऐसे है, इसका ये है तो इसका ये, इसका ये है तो इसका ये, इसका ये है तो इसका ये, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव पॉजिटिव, रैंडमली है, क्योंकि क्या है रैंडमली है, तो रैंडमली है तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि एक का ऐसे भी है तो दूसरा इसका पॉजिटिव है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा 0। तो जब रैंडमली की बात करते हैं तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया। ऐसे ही नॉन पोलर की बात करें, इनमें डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं तो सारे ऐसे हैं, पर जैसे इस पोलर मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड नोड, तो सारे के सारे पोलराइज हो जाएंगे, मोस्टली मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मीन्स देखो सबका डाइपोल मूवमेंट ये हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो सब में इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। अब डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा, डाइपोल मोमेंट सब में इधर हो जाएगा। ये तो बात हुई पोलर की। अब ऐसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएंगे। सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यही पोलराइजेशन है, मीन्स एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइज हो जाना, या हर एक एटम का डाइपोल बना लेना, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं रहेंगे और सबके सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएंगे। तो ये आपका पोलराइजेशन है। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइज हो जाते हैं। अब है कैपेसिटेंस। हाँ, यहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि पोलराइजेशन वेक्टर कितना होगा या मैग्नीट्यूड कितना पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हो रहा है तो पोलराइजेशन वेक्टर होता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक slab introduced between the plates of the capacitor। मीन्स अगर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्लेब के बीच में, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्यों चार्ज है इस पे क्यों नेगेटिव, इस पे क्यों पॉजिटिव, और इसके बीच में एक स्लेब इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। प्लेट का एरिया ये है, थिकनेस दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, और जो स्लेब इंट्रोड्यूस की है इसकी थिकनेस टी है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, ई नोट है। क्यों, पॉजिटिव से नेगेटिव की, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। अब इसके अंदर ने स्लेब इंट्रोड्यूस की, मीन्स क्यू तो चार्ज है, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ए एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड स्लेब आल्सो, स्लेब का एरिया भी है, स्लेब का एरिया देखो, स्लेब कैसी है, एक क्यूबॉइड शेप की है, तो उसका मान ली स्लेब ये है, स्लेब ये स्लेब ऐसी, तो उसका एरिया ये है जो प्लेट का एरिया है, और उसकी थिकनेस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये डी है। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये डी। टी थिकनेस ऑफ द स्लेब, थोड़ा सा होता है जिसके अंदर वर्ड्स नहीं होंगे। K dielectric constant of the slab, slab का dielectric constant K है। इसके अलावा E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट when slab node introduced, जब स्लेब इंट्रोड्यूस नहीं किया उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन या ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लेब अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू ई नोड।
क्यों? क्योंकि जब स्लेब इंट्रोड्यूस करोगे इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा ई, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्सटर्नल इधर था, अंदर इधर होगा, अपोजिट टू एक्सटर्नल। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा अंदर, स्लेब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ई नोट माइनस ई पी, ई नोट माइनस ई, V node voltage between the plates when slab node introduced, and V voltage between the plates when slab introduced. अब वोल्टेज V हो गई, ये चीजें हो गई हमारे पास सारे। So, initial capacitance means when slab node introduced. C node is equal to Q upon V होता है, Q upon V नोट हो जाएगा, बस याद रखो, और Q upon E नोट D, because V नोट is equal to E नोट D. V is equal to ED, E is equal to dV over dr या V over R या V over D, and V is equal to ED. Capacitance when slab introduced. अब क्या हो जाएगा, चार्ज तो हो ही जाएगा, वोल्टेज V हो जाएगी। अब वोल्टेज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसकी बात करते हैं। देखो, जहां तक स्लेब नहीं, प्लेट हो स्लेब नहीं है, ये एरिया और एरिया, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट ही है, इसमें भी ई नोट है और इसमें भी ई नोट है। कितनी जगह में ई नोट है, D माइनस टी जगह, टोटल डिस्टेंस डी है और टी इसमें से कम होगी, जिसमें ई नोट नहीं है, इनमें बची हुई ई नोट है, तो D माइनस टी में ई नोट है, प्लस बची हुई में कितना है, ई एन, कितनी जगह में, टी जगह में। देखो D माइनस टी जगह में तो ई नोट है इसमें और इसमें, और टी जगह में यहां पर कितना है, ई एन है। तो C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन ई नोट D माइनस टी प्लस ई नोट ओवर K इंटू टी। अब आपको एक प्रॉब्लम आ रही है कि ई नोट ओवर K कहां से आएगा। देखो, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मींस इस स्लेब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मुझे फाइंड करना है, जिसकी परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द स्लेब अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हो तो सब चीजें सेम है, हो तो सब चीजें सेम है, बस परमिटिविटी का अंतर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्री स्पेस का हो जाएगा और ये इस मीडियम का हो जाएगा। मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड EN और फ्री स्पेस का E नोट। अगर यहां ये स्लेब ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट था, और अब स्लेब है तो EN, तो EN ओवर E नोट ओवर EN, और EN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नोट ओवर E। तो ये हमने यहां से इंट्रोड्यूस किया, E नोट ओवर E। तो C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन E नोट कॉमन ले लिया, तो D माइनस टी प्लस T ओवर E नोट मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, D माइनस टी प्लस T ओवर। अभी और थोड़ा सा आगे चलते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन E नोट
डी, मैंने डी भी कॉमन ले लिया, तो डी कॉमन लिया तो यहां पे तो 1 बच गया, यहां पे टी ओवर डी बच गया, और यहां पे 1 ओवर के और टी ओवर डी बच गया। अब Q अपॉन E नोट डी, सी नोट है इनिशियल कैपेसिटेंस, तो ये आ गया सी नोट ओवर 1 माइनस टी ओवर डी, मैंने कॉमन ले लिया यहां से इन दो टर्म्स, टी ओवर डी कॉमन लिया तो यहां पे तो 1 बच गया, ये प्लस है, प्लस है, यहां पे तो 1 बच गया, क्योंकि माइनस वाले है तो प्लस का 1 बच गया, ये माइनस का बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, ये आपकी कंडीशन मीन्स C इज इक्वल टू आ गया C नोट अपॉन 1 माइनस टी ओवर डी 1 माइनस 1 अपॉन के, बिकॉज Q अपॉन E नोट D इज इक्वल टू C नोट, ये है, तो हमने ये कर लिया, हैंस C इज ग्रेटर देन C नोट, देखो ये तो 1 से छोटी टर्म रहेगी, तो C नोट 1 अपॉन 1 से छोटी टर्म इज इक्वल टू C मींस C इज ऑलवेज ग्रेटर देन C नोट, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑलवेज बढ़ेगा। अब ये तो भी कैपेसिटेंस की बात, अभी एक चीज और रहेगी, मैं यहां कर लेता हूं उसको, when slab filled all the gap of plate, मैंने सारे का सारा गैप फिल कर लिया, सो टी ओवर डी, मैं सारा का सारा गैप फिल कर लिया स्लेब ने, तो टी और डी इक्वल हो गए, देन C इज इक्वल टू, इससे C इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, C नोट 1, ये तो 1 हो गया, -1 प्लस 1 अपॉन के, -1 प्लस 1 अपॉन, ये इससे कट गया, तो आपका C इज इक्वल टू हो जाएगा के सी नोट, ये टर्म याद रखो कि अब कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब स्लैब इंट्रोड्यूस की है, ये टॉपिक कई बार आता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की, देखो हमने फाइंड किया है C इज इक्वल टू C नोट 1 माइनस टी ओवर डी 1 माइनस 1 अपॉन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C इज इक्वल टू C नोट, C नोट इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नोट A ओवर डी, ये भी तो होगा C नोट की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नोट A ओवर डी 1 माइनस टी ओवर डी 1 माइनस 1 ओवर, तो C इज इक्वल टू E नोट A D माइनस टी एंड 1 माइनस 1 ओवर, हमने क्या किया, डी की मल्टीप्लाई की तो डी थी, ये हो गया। स्पेशल केस फैन, सबसे पहला केस इंटर स्पेस, वैन स्लैब occupy entire space between the plates, that is, it means T is equal to D, so C is equal to epsilon naught A
यहाँ पे टी माइनस टी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी इंटू के सी नॉट। सेकेंड, इफ k is equal to infinite, then c is equal to epsilon naught a d minus t 1 minus 1 upon infinite 0, तो epsilon naught a d minus t. And third, if various plate of thickness D1, D2, D3 and so on, and dielectric constant K1, K2, K3 and so on, less करके occupy whole area between plates, then C is equal to epsilon naught A over T1 over K1 plus T2 over K2 plus T3 over K3 up to so on। तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर। व्हेन स्लैब इंट्रोड्यूस, अगर स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन पे क्या क्या इफेक्ट है। देखो पैरामीटर क्या है हमारे पास, चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन, ये तो पैरामीटर्स हो गए। व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट नहीं, एंड व्हेन बैटरी कनेक्टेड। चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी कनेक्ट है। कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। आपने अभी कैपेसिटेंस का जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंट्रोड्यूस किया है तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स Q इज इक्वल टू Q नोट, जो इनिशियल है वही आएगा। पर जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप कैपेसिटर प्लेट इंट्रोड्यूस करेंगे तो वोल्ट पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो चार्ज बढ़ जाएगा। जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट रखेंगे तो चार्ज सेम रहेगा, जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज सेम रहेगी। बस ये याद रखना, वोल्टेज सेम रहेगी। कैपेसिटेंस की बात, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे बैटरी कनेक्ट हो चाहे ना हो। जैसे स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर वो कनेक्ट में बढ़ गई तो डिस्कनेक्ट में बढ़ेगी, डिस्कनेक्ट में बढ़ गई तो कनेक्ट में बढ़ेगी। तो ये कंडीशन आ गई। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। जो बात वोल्टेज की होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ये टेबल आप बनानी अगर सीख गए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इसके बहुत घुमा फिरा के आते हैं, बैटरी कनेक्ट हो या नहीं। तो मैंने बताया अगर बैटरी, देखो अगर बैटरी कनेक्ट हो या ना हो, कैपेसिटेंस तो दोनों ही केस में बढ़ जाएगा।
के है जो हमने स्लेब इंट्रोड्यूस किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के टाइम्स कैपेसिटेंस यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। जब बैटरी डिस्कनेक्ट है तो चार्ज तो उतना रहेगा प्लेट पे, जैसे स्लेब इंट्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और जो बैटरी कनेक्ट है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो बैटरी की वोल्टेज वही कैपेसिटर की वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगी। अब फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू C। आपके पास Q भी है, C भी है। V इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन C। यहां की बात कर रहा हूं तो Q कितना हो गया, Q नोट, और C कितना हो गया, K C नोट। तो 1 अपॉन K Q नोट अपॉन C नोट इनिशियल वोल्टेज V, Q अपॉन C इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज जब इनिशियल चार्ज इनिशियल कैपेसिटर है तो इनिशियल वोल्टेज V नोट। तो जो नई वोल्टेज हो जाएगी वो V नोट अपॉन K हो जाएगी, मींस 1 अपॉन K टाइम्स। और ऐसे ही जो वोल्टेज पे इफेक्ट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट आएगा। आगे अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी U1/2 CV², मींस 1/2 C कैपेसिटेंस कितना होगा, KC, और वोल्टेज कितनी होगी, V नोट ओवर K का स्क्वायर। तो ये आ गई 1/2 KC नोट V नोट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। ये इससे कट गया तो 1/2 C नोट V नोट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन K। C नोट V नोट स्क्वायर मींस इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल वोल्टेज, तो इनिशियल एनर्जी 1 अपॉन K मींस U इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी अपॉन K। अब इसकी बात करते हैं, इसके लिए वही Q इज इक्वल टू C, Q इज इक्वल टू, देखो C कितना हो गया, KC नोट, और वोल्टेज तो पहले वाली रही तो Q इज इक्वल टू K और इनिशियल चार्ज Q नोट। तो नया चार्ज पहले का K टाइम्स हो गया। और एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल टू 1/2 CV², 1/2 C तो K टाइम्स हो गया, पर वोल्टेज पहले वाली ही रही तो 1/2 K और पहले वाली मीन्स पहले वाली एनर्जी होगी है तो 1/2 C नोट V नोट स्क्वायर इंटू K मीन्स K U नोट। तो एनर्जी पहले वाली रही तो सॉरी K टाइम्स। अगर बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, वोल्टेज 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगी। अगर बैटरी कनेक्ट होगी तो चार्ज K टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाला रहेगा, और एनर्जी K टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें तो ये भी K टाइम्स, ये भी K टाइम्स, ये भी K टाइम्स, इसमें 1 अपॉन K 1 अपॉन K 1 अपॉन K, बस कैपेसिटेंस K टाइम्स चार्ज। तो ये आपकी वेरियस पैरामीटर्स पे इफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूज कहां होता है, इन द रेडियो सर्किट फॉर ट्यूनिंग। जो ट्यूनिंग करते हैं रेडियो में उसमें कैपेसिटर यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिजायर्ड पैटर्न। डिजायर्ड पैटर्न का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये अपोजिट भी चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट, इन पावर सप्लाई फॉर स्मूथ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स स्मूथ करंट के लिए। जैसे मान लिया हर एक आपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखा, हर एक इक्विपमेंट के अंदर कैपेसिटर होता है जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, वो कैपेसिटर चार्ज होल्ड करता है। और नेक्स्ट यूज, इट इज नॉट होल्ड द चार्ज, इट इज होल्ड आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी को भी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो वो भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है, एक छोटा टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज, लास्ट टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज की बात करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज क्या है? कोरोना डिस्चार्ज,
कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ 7 पॉइंट। ये वाला कोरोना नहीं है जो फैला हुआ है, ये इलेक्ट्रिक कोरोना है। कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है, ये मान लिया आपकी कोई कंडक्टिंग या कैपेसिटिंग प्लेट, अब इस पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो 7 पॉइंट है उससे चार्ज का डिस्चार्ज होना, मीन चार्ज का मुंह कर देना, उसको छोड़ जाना, मीन्स लीकेज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। देखो जहां पे 7 पॉइंट होगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, जहां पे इस टाइप का पॉइंट होगा मीन शार्प नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लो होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा वहां पे वोल्टेज हाई होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे वोल्टेज लो होगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक जैसे हम इसको चार्ज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे तो वोल्टेज कम है, पर इधर वोल्टेज ज्यादा होगी तो यहाँ से चार्ज लीकेज होना शुरू हो जाए, दैट वन इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इसके बेस पे आपको वेन डिग्राफ जनरेटर वर्क करता है, जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको